मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर में झंझन देवी के जंगल हैं और उस जंगल के अंदर एक लड़का और लड़की होते हैं। दोनों पहले तो शुरुआत में बातचीत कर रहे थे और बातचीत के बाद दोनों ही एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं। इसी बीच में एक व्यक्ति है जो गांव का वहां से गुजर रहा था। उसने कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनी और आवाजें सुनने के बाद वो छुपकर उन दोनों को देखने लगता है। देखते देखते वो कुछ देर रुकता है और रुकने के बाद वहां से सीधा चला जाता है। जहां उस व्यक्ति को जाना था वहां जाने के बाद सबसे पहले वो इसी बात का जिक्र करता है। कहता है कि देखो, इतना जमाना खराब आ चुका है कि जंगल में एक लड़का और लड़की मैंने आपत्तिजनक स्थिति में देखे हुए थे। वो दोनों आप पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, मैं तो वहां से चला आया। जैसे ही उसने इस बात को उस व्यक्ति को बताया जहां वो पहुंचा हुआ था, उस व्यक्ति ने तुरंत ये बात सुनी। बात सुनने के बाद एक डंडा उठाया और डंडा उठाने के बाद उससे कहा कि एक जो पास में कुल्हाड़ी रखी है उसको उठाओ और चलो चलते हैं। चलते चलते उसने अपनी जेब में कुछ सामान रखा और सामान रखने के बाद सीधा भागते हुए उसी जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं जो झंझन देवी का जंगल होता है, जहां पर लड़का और लड़की दोनों मिल जाते हैं। वहां पहुंचते हैं, लड़का लड़की दोनों उन्हें जैसी स्थिति में वो छोड़ के गया था ठीक वैसी ही स्थिति में मिल जाते हैं। लड़का लड़की पूरी तरह से गायब हो चुके थे। घर वाले सोच रहे थे कि दोनों क्योंकि एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छी दोस्ती है, शायद ये घर से भाग चुके हैं। उन्हें डर था क्योंकि दोनों की जो जातियां थी बिल्कुल अलग होती हैं। उन्हें लग रहा था कि दोनों प्यार करते हैं, शायद घर वालों को ऐतराज होगा, इसलिए अब इस मामले में उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे ढूंढ के लाने की। लेकिन घर वालों को मिलते नहीं है और करीब करीब 14 दिन का समय बीत जाता है। 14 दिन के बाद घर वालों को पता चलता है कि 2 लाशें मिली हैं और जब पुलिस प्रशासन और घर वाले इस मामले में मौके पर पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद देखते हैं कि जहां लाशें पड़ी हुई थी उन्हीं के पास में ही 2 प्रयोग किए हुए कॉन्डोम भी पड़े हुए थे। उन कॉन्डोम को देखने के बाद पुलिस के पास कोई और सबूत मिल नहीं रहा था। तभी पुलिस ने समझा कि इनके साथ कुछ अप्रिय घटना हुई है और पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए जब तमाम कोशिशें की, प्रयास किए, तो उन कॉन्डोम की मदद से ही दोनों कातिल पकड़े जाते हैं। क्या हुआ था उन लड़का और लड़की के साथ, आज की इस कहानी के माध्यम से जानते और समझते और कैसे वो कातिल पकड़े जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर की ये सच्ची घटना है। 11 अगस्त 2017 की बात है। बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ने वाली एक छात्रा जिसका नाम साक्षी होता है और उसी विद्यालय में, उसी कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम मोनू होता है। मोनू और साक्षी दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं। एक दिन 11 अगस्त 2017 की बात है। लड़का और लड़की आपस में फैसला करते हैं कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। जब बात घूमने की आती है तो वो आपस में बातचीत करते कहते हैं कि अगर हम किसी होटल में जाते हैं तो होटल में आईडी भी जमा होती है और वहां कई तरह के सवाल भी किए जाते हैं, मोबाइल नंबर भी लिखवाए जाते हैं। अगर घर वालों को कभी पता चलेगा तो फिर इसमें बड़ी बदनामी सी हो जाएगी, इसलिए यहां नहीं कोई और बताओ। तो कभी नदी के किनारे, तो कभी सोचते हैं जंगल में चलते हैं। तो आपस में दोनों जब बातचीत करते हैं तो ये फैसला लेते हैं कि एक काम करते हैं, जो वहां झंझन वाला जंगल है वहां चलते हैं और वहां चलने के बाद फिर देखते हैं कि क्या होता है। दोनों वहीं पहुंच जाते हैं। वहीं पहुंचने के बाद शाम तक वापस लौट कर नहीं आते। लेकिन लड़की जब अपने इस कॉलेज को पढ़ने के लिए जा रही थी तो अपनी चाची के यहाँ वो रहती है छतरपुर में, अपनी चाची से बोलती है कि चाची आज मुझे थोड़ा वक्त लग जाएगा, इसलिए मेरे वापस आने का इंतजार मत करना, मैं अपना आप आ जाऊंगी। शाम 6 बजे तक उस लड़की का इंतजार किया जाता है लेकिन वो लड़की नहीं आती है। लड़की के ना आने पर उसकी चाची, उसके चाचा, जो परिवार के बाकी लोग थे वो परेशान हो जाते हैं। इसके बाद जो लड़का मोनू है, मोनू भी अपने घर पर शाम तक नहीं पहुंच पाता है तो मोनू के घर वाले भी परेशान हो जाते हैं और ये थोड़े से फासले से रहते हैं। इसी बीच में क्योंकि इनके घर आना जाना भी लगा रहता है और जब घर वाले पता करते हैं तो मोनू के घर जब पहुंचते हैं लड़की वाले तो वहीं से पता चलता है कि मोनू भी गायब है और वो लड़की भी गायब है, दोनों ही। यहीं से दोनों परिवार आपस में फैसला लेते हैं कि एक काम करते हैं, लड़का और लड़की को तलाश कर लेते हैं। उनका जब नंबर ढूंढा गया, फोन नंबर लगाया गया तो दोनों के नंबर स्विच ऑफ आ रहे थे। परिवार वाले इसलिए थाने चौकी नहीं जाते हैं, इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कराते हैं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। शायद ये घर वालों से डर गए होंगे और ये घर से भाग चुके हैं। तो घर वाले लगातार इन दोनों को तलाश कर रहे थे, अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रहे थे लेकिन उनका कहीं आता पता नहीं चल पा रहा था। करीब करीब 14 दिन के बाद 25 अगस्त 2017 की बात है। छतरपुर के जो झंझन देवी का जंगल है और झंझन देवी के जंगल की तरफ एक किसान वहां से निकला हो जा रहा था। किसान का कुत्ता भी साथ में होता है और उस कुत्ते के मुंह में एक हाथ होता है इंसान का, जो कि बिल्कुल सड़ी गली अवस्था में होता है। तो उस किसान की नजर पड़ जाती है। उसे देखते ही किसान ने पहचान लिया कि ये हाथ जो इसके मुंह में है, जो सड़ चुका है, बहुत दुर्गंध इसमें आ रही है, वो किसी इंसान का है। इसी बीच में उस किसान ने नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचना दी और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर आने के बाद अब पुलिस ने ये देखने की कोशिश की कि आखिरकार ये हाथ किसका है, इंसान का है, नहीं है, क्या ये खबर झूठी है, सच्ची है, इस तरह की बात थी। वहां पुलिस ने जब आके जांच पड़ताल करना शुरू किया है, फॉरेंसिक टीम आती है, डॉग स्क्वाड भी आ जाता है, पुलिस की कई टीम आती है और यहां आने के बाद जंगल में जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। कम से कम 200 मीटर के दायरे के अंदर अलग अलग कई कंकाल जैसे हड्डियां होती हैं इंसान की, वो मिल जाती हैं और एक हर एक हड्डी को जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद पता चलता है कि वो किसी एक इंसान की नहीं बल्कि 2 इंसानों की है। ये खबर पूरे जंगल में निकली हुई थी और पूरे आसपास के इलाके में, फिर कस्बे में, शहर में
आग की तरफ फैल जाती है और जब पता चलता है कि यहाँ 2 लाशें मिली हैं। अब उधर जो मोनू है और साक्षी है, उसके परिवार वाले अपनी बेटी और बेटे को लगातार तलाश कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि वहां पर 2 लाशें मिली हैं, आपको भी जाना चाहिए और जाकर देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो आपकी बेटी हो। फोरेंसिक टीम जब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, जांच पड़ताल के दौरान ही पता चलता है कि जहर की शीशी पड़ी हुई थी पास में और थोड़े से फासले से 2 कॉन्डोम पड़े हुए थे, जो दोनों ही यूज किए हुए थे। और ऐसा लग रहा था जैसे कि बार बार इन्होंने उल्टी की है, तो वहां पर कुछ ऐसे केमिकल जैसे मुंह से निकलते हैं, कुछ इस तरह की चीजें भी थी। पुलिस ने हर एक पहलू को, हर एक चीज को जोड़ना शुरू कर दिया और तलाश करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो यही सवाल था कि आखिरकार ये दोनों लाशें किसकी होंगी, किसकी नहीं। जो शरीर था वो पूरी तरह से गला हुआ नहीं था, लेकिन हड्डी के अलग अलग हिस्सा, चाहे वो रीढ़ की हड्डी हो, चाहे वो सर की हड्डी हो, चाहे वो हाथों की हड्डी हो या पैरों की हड्डी हो, हर हड्डी दूर कर लगभग 200 मीटर के दायरे में फैली हुई थी। उधर मोनू और साक्षी के परिवार वाले जब मौके पर पहुंचते हैं, मौके पर आने के बाद पुलिस वालों से बातचीत करते हैं, आकर बताते हैं कि साहब हमारा बेटा और हमारी बेटी ये गायब हैं, हमें तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। वहां मौके पर स्कूल का बैग मिलता है, लड़की के सैंडल मिलते हैं, लड़की के कपड़े मिलते हैं, उधर जो ब्रेसलेट मिलती है और लड़के का जो कपड़े होते हैं वो मिलते हैं। तो इससे साफ साफ पता चल जाता है कि जो 2 लाशें हैं वो एक लड़की की लाश है और दूसरा लड़के की लाश है। जब घर वालों ने देखने की कोशिश की तो कॉलेज के बैग से, सैंडल से, कपड़ों की पहचान से ये पहचान कर ली कि ये लड़की है जिसका नाम साक्षी है, जो कि बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा है, और साथ ही जो लड़का है जिसका नाम मोनू है, उसकी ब्रेसलेट से ये पहचान कर ली जाती है और उसके कपड़ों से पहचान कर ली जाती है। अब पुलिस वालों ने और भी जब जांच पड़ताल करना शुरू किया है, पूछताछ करनी शुरू की है, तो ये पता चलता है कि जो उनका बाकी सामान तो मिल जाता है, लेकिन पैन कार्ड नहीं मिलता, आधार कार्ड नहीं मिलता, एटीएम कार्ड नहीं मिलता, और दोनों के जो मोबाइल नंबर थे वो भी नहीं मिलते हैं। अब डॉग स्क्वाड की मदद से, सर्विलांस टीम की मदद से ये कोशिश करने प्रयास किए जा रहे थे कि आखिरकार ये क्या मामला है, क्या नहीं। तभी लोगों ने आपस में, जो अधिकारी थे, उन्होंने जो वहां पर जहर की शीशी पड़ी हुई थी, जहर की शीशी को देखा और देखने के बाद उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि लड़का और लड़की ने अपनी जान दे दी है, यानी कि अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। परिवार वाले अब उनके रडार पर आ जाते हैं। परिवार वालों से बार बार बातचीत की जा रही थी। लड़की की अलग जाति होती है, लड़के की अलग जाति होती है, और प्रथम दृष्टया परिवार पर ही शक जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि परिवार वालों की मारपीट की वजह से या परिवार वालों के टॉर्चर की वजह से लड़का लड़की घर से भाग जाते हैं और उन्होंने यहां पर आके इस तरह का काम कर लिया है। अब ऐसी स्थिति में परिवार वालों से बातचीत की जाती है, घर के अलग अलग सदस्यों से बातचीत की जाती है, तो सबकी जो जुबानी थी, सबके जो बयान थे, बिल्कुल एक जैसे थे, उसमें कोई विरोधाभासी नहीं था। इसलिए पुलिस को भी लगने लगता है कि परिवार वालों की तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है। तो फॉल्ट कहां पर है? वहीं पास में जो कॉन्डोम पड़े हुए थे, उन कॉन्डोम को देखा जाता है तो उनसे यह अंदाजा लगाया जाता है कि कुछ ना कुछ तो यहां जरूर हुआ है। वहां कुछ ना कुछ के साथ साथ, जैसे कि वहां कुछ बोतलें भी पाई गई थी और बोतलों के साथ कुछ रैपर भी पाए गए थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने शराब भी पी है और शराब पीने के साथ साथ कुछ नमकीन वगैरह जो खाई जाती है ये भी इस्तेमाल हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि यहां पर एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में पुलिस ने जब जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो जो नंबर थे उन नंबरों की सीडीआर निकलवाई जाती है, और नंबरों की सीडीआर निकलवाने के साथ साथ उनकी लोकेशन भी निकलवाई जाती है। तो नंबरों से भी लड़की और लड़के के उससे कोई भी ऐसा सस्पिशियस नहीं मिल पा रहा था जिसके आधार पर कह सकते हैं कि इनका किसी ने कत्ल किया है या कोई घटना हुई है, कोई नहीं है। तो कुल मिलाकर पुलिस ने अब इस मामले की जांच पड़ताल जब करना शुरू किया है, नंबर को सर्विलांस पर जो लगाया, तो कई दिनों के बाद नंबर एक नंबर जो था वो चालू हालत में मिल जाता है और दूसरा नंबर था वो स्विच ऑफ हालत में था। पुलिस ने जब देखा ये नंबर किसके पास है, तो पास में ही एक गांव होता है, पास में ही गांव का रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम कामता कुशवाहा होता है, कामता कुशवाहा के पास वो मोबाइल नंबर चलता हुआ पाया जाता है। पुलिस वालों ने उससे कुछ भी नहीं टोका, ना रोका, ना ही उसे फोन किया। बस पुलिस वालों ने उसकी घर की घेराबंदी कर ली और घर की घेराबंदी करने के बाद पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। और गिरफ्त में लेने के बाद कहा कि भाई ये जो मोबाइल है तुम्हें कहां से मिला है? तो वो कहता है कि साहब ये मोबाइल तो मेरी दोस्त है गांव का जिसका नाम देवेंद्र रॉय है, देवेंद्र रॉय से मुझे मिला है। ये मोबाइल उसने हाल ही में उसे दिया हुआ है। और जैसे देवेंद्र रॉय का नाम सामने आता है तो देवेंद्र रॉय को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है, उससे बातचीत करती है। तो वो कहता है कि साहब मैं जंगल में गया जरूर था, मैंने वहां पर 2 लाशें भी देखी थी, लेकिन लाशों के पास जो मोबाइल था, एक मोबाइल को लेकर मैं आ गया, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। पुलिस वालों को जिस तरह से उसने कहानी बताई थी, पुलिस वालों ने एक बार को तो यकीन कर लिया था ये बिल्कुल सही कह रहा है। अब उसका जो नंबर है वो भी सर्विलांस लगाया जाता है, उसकी भी सीडीआर निकलवाई जाती है, तो वहां से भी कोई ऐसा सस्पिशियस नहीं निकल पा रहा था। लेकिन एक बात जरूर थी, क्योंकि वो उस रास्ते से गुजरता है, आता है, जाता है, तो वहां से उसका आना जाना लगा रहता है। लेकिन पुलिस ने उससे जब बातचीत की है तो बातचीत करने के बाद उससे कुछ ऐसे क्लू मिल जाते हैं और ये पता चलता है कि एक वहीं पास में नजदीक में कुछ फासले से एक फार्म हाउस है और वो फार्म हाउस राकेश कुमार गिरी का है। तो राकेश कुमार गिरी के फार्म हाउस पे वो पिछले 15 साल से नौकरी कर रहा है। जब वहां का नौकर है तो पुलिस ने अब जो इसका राकेश गिरी है उससे भी बातचीत करना शुरू कर दिया। जब दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाती है, बातचीत की जाती है, तो दोनों की बातों में कुछ
विरोधाभास था और विरोधाभास होने की वजह से ही पुलिस ने फिर अब इन दोनों का डीएनए सैंपल लिया और डीएनए सैंपल लेने के बाद फिर जांच पड़ताल के लिए भेज दिया जाता है। सागर स्थित जो फोरेंसिक लैब है वहां पर जब डीएनए सैंपल भेजा जाता है, उधर जो कॉन्डोम मिला था उससे बाह्य और उसके जो अंदर की जो हिस्से थे वहां से जो सैंपल लिए गए थे उसकी भी जांच पड़ताल कराई जाती है और जांच पड़ताल कराने के बाद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ जाती है। देवेंद्र रॉय और जो उसका मालिक होता है राकेश गिरी गोस्वामी, उसकी जो मिले हुए डीएनए सैंपल थे वो कॉन्डोम से मिले हुए डीएनए सैंपल से मैच कर जाते हैं और जैसे मैच करते हैं तो ये पता चल जाता है कि इन दोनों ने ही किया है ये जो भी कुछ किया है। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं, उनसे फिर ये कहानी जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में वो इधर उधर की बातें कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया है तब कहानी निकल के कुछ इस तरह से आती है कि लड़का और लड़की शुरुआत में तो ये बातचीत कर रहे थे। देवेंद्र रॉय छुपकर इन दोनों को देख रहा था और बातचीत करने के दौरान पहले तो शुरुआत में वो एक दूसरे को किस कर रहे थे या गले लग रहे थे, लेकिन आपत्तिजनक स्थिति में नहीं होते हैं। लेकिन जब वहां आसपास में उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है तो दोनों ही कुछ देर के बाद वो आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं। और जैसे ही वो आपत्तिजनक स्थिति में आते हैं तो जो ये देवेंद्र रॉय है वो इस बात को देखने के बाद सीधा पहुंच जाता है फार्म हाउस पे और जो उसका मालिक होता है राकेश गिरी गोस्वामी उससे जाकर कहता है कि मालिक मैंने देखो वहां जंगल में एक लड़का और लड़की को देखा है और दोनों इस स्थिति में थे। जैसे ही उसके मालिक ने ये बात सुनी उसने तत्काल ही अपने पास से जो उसके फार्म हाउस में रखे हुए 2 कॉन्डोम थे वहां से कॉन्डोम उठाता है और वहां से लाठी उठाता है, वहां से वो एक कुल्हाड़ी भी उठाता है और सीधा वह पहुंच जाते हैं उसी जगह पर। अब जैसे जाते हैं तो वो इन लड़का और लड़की को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उनके पास में 2 अनजान व्यक्ति भी यहां पर आ चुके हैं और वो दोनों आपस में कुछ आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। जिस इसके राकेश के हाथ में जो डंडा लगा हुआ था उसने डंडा पूरी ताकत पूरी शिद्दत से उस लड़के के मारा जो मोनू होता है और जैसे डंडा उसके लगता है तो उसको चीखने चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलता। उधर जो लड़की है वो एकदम डर जाती है, घबरा जाती है और वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। वो दोनों कहते हैं कि अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो जिस तरह से इसको डंडा मारा है फिर तुम्हें भी ऐसे मारा जाएगा, देख लेना, इसलिए बिल्कुल शांत रहो। अब इन दोनों ने उस लड़की के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया, गंदा काम किया और वो लड़की रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो जो लड़का है उसको होश भी आता है तो उसी के सामने ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन वो विरोध करने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि जब एक व्यक्ति उसके साथ कुछ गलत काम कर रहा होता है तो दूसरे के पास कुल्हाड़ी थी, उसे डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था और जैसा उनका मन कर रहा था वैसा उन दोनों के साथ कर रहे थे। इसी बीच में जो राकेश होता है अपने नौकर से कहता है देवेंद्र रॉय से, एक काम करो जल्दी से फार्म हाउस पे जाओ और वहां पर उसे जगह बताई जाती है, वहां पर उसे जहर की शीशी है, उसको जितनी जल्दी हो सके लेके आ जाओ। वो नौकर भाग के जाता है, वापस जहर की शीशी लेके आता है, उसमें सल्फा जैसे जहर था जो मात्रा उसकी ऐसी होती है जिसमें 99.99% अगर कोई इस्तेमाल कर लेता है उसमें बचने के चांस बहुत ज्यादा कम ही होते हैं। ऐसी स्थिति में पानी में घोला जाता है, घोलने के बाद उन दोनों को जबरदस्ती वो पिला देते हैं और जैसे ही दोनों पीते हैं तो पीने के बाद आराम से बैठ के तसल्ली से उन्हें देख रहे थे कि जब तक उनका दम नहीं निकल जाता, इनकी प्राण नहीं निकल जाते, तब तक वो आराम से वहीं बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। जब वो दोनों मर चुके थे, मरने के बाद उनके जो सामान होता है, सामान में जैसे उनका मोबाइल था, उनके पर्स था, पर्स में पैसे थे लगभग 2500 रुपए के आसपास और जो उनकी जरूरी चीज थी जिसके आधार पर ये पहचान हो सकती थी कि आखिरकार ये कौन है, तो वो उनका सारा सामान ले जाते हैं। उसमें से जो मोबाइल होता है, एक मोबाइल तो ये देवेंद्र रॉय अपने गांव के ही एक दोस्त को दे देता है, कामता कुशवाहा को, और जो दूसरा सामान होता है वो बाकी चीजें जाके जो फार्म हाउस है वहां पर छुपा कर रख देते हैं। इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि कभी नहीं पकड़े जाएंगे। लगभग 14 दिन तक इस मामले में कोई एफआईआर नहीं हुई थी क्योंकि लड़का और लड़की के जो परिवार वाले होते हैं वो बदनामी के डर से कि अगर किसी को पता चलेगा समाज में तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, और वो बच्चे हैं, दोनों पढ़ने में होशियार होते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि उनका कत्ल कर दिया गया है, वो भी उन्हें भयानक रूप में उन्हें मौत दी गई है। पुलिस वालों ने हर एक कड़ी को जोड़ने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद चार्जशीट लगाती है पुलिस, और चार्जशीट लगाने के बाद यह मामला फिर अदालत पहुंच जाता है। अदालत में यह मामला पहुंचता है, उसके बाद 30 दिसंबर 2023 को इस मामले की फिर सुनवाई के बाद यह अदालत फैसला देती है कि जो दोनों आरोपी होते हैं, चाहे वो देवेंद्र रॉय हो या फिर राकेश गिरी गोस्वामी हो, दोनों को ही डबल यानी कि एक नहीं बल्कि 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। और ये कहा जाता है कि जब एक कारावास पूरा हो जाए, आजीवन कारावास, फिर दूसरा दिया जाए। हालांकि वह पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक जिंदगी में एक ही तो जीवन होता है, उसमें भी आदमी कितनी बार इसमें आजीवन कारावास की सजा काटेगा। तो वो फिलहाल दोनों सलाखों के पीछे हैं और इस घटना ने पूरे प्रदेश भर को हिला कर रख दिया था, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि एक नौकर ने अपने मालिक के साथ मिलकर, एक लड़का और लड़की जो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, घर वालों को उन पर बहुत विश्वास था, यकीन था, और यही कारण था कि घर वाले ना कभी उन्हें डांटते थे ना फटकारते थे क्योंकि दोनों परिवार वाले एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे और उनकी दोस्ती से उनको कोई भी ऐतराज नहीं था, आपत्ति नहीं थी। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि घर वालों ने कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई थी, और एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं कराई थी कि जब वो गए हुए हैं तो उन्हें हम वापस ढूंढ के लेके आ जाएंगे, आगे का जो फैसला होगा वो बाद में देखा जाएगा। लड़की अपनी चाचा और चाची के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी,
वो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, और जो लड़का था वो भी पढ़ने में होशियार होता है, वो भी आगे की कुछ बहुत सारे सपने देख रखे थे जो कभी पूरे नहीं हो पाते। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, और जाते जाते आपको बताना है कि किस तरह से उन दोनों हवश के अंधों ने दोनों बालकों की जिंदगी को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये वाकई अपने आप में बड़ा शर्मनाक होता है, बहुत ही भयानक होता है। जाते जाते पीलीभीत के रहने वाले हैं मोहम्मद हसन, आज इनका जन्मदिन है। मोहम्मद हसन को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ साथ ही इसमें छत्तीसगढ़ के रहने वाले संगीता निषाद हैं, और जम्मू से मोहन लाल और उनकी पत्नी है कमलेश, आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें उमेश कुमार, संजीता खातून है, अंशुल रावत, देव कुमार, शिवम श्रीवास्तव, सद्दाम हुसैन, विनोद कुमार राजभर, अब्बास मलिक, इस्लामुद्दीन अहमद, शैलेश कुमार, शैलेंद्र कुमार, शाकिर जन्नत, अखिलेश कुमार, नरेश कुमार, नरेश चंद मौर्य, नीतू गर्ग, मोनू यादव, लक्ष्मण चौधरी, मनोहर सिंह, रजनीश कुमार, जय गौतम। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।